तो अब देखते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको एक एक करके देख लेते हैं कि क्या कंटेंट सकते हैं। मसलन सबसे पहले टेस्ट प्लान है। टेस्ट प्लान के जो पार्ट्स हैं वो राइट साइड पे हमें नज़र आ रहे हैं। टेस्ट प्लान, उसके ऑब्जेक्टिव्स, रेफरेंसेस, सिस्टम समरी, मेजर टेस्ट, स्केड्यूल, मटेरियल्स नीडेड या टूल्स एट्सेट्रा दैट आर नीडेड, ये तमाम हमारे टेस्ट प्लान का पार्ट होंगे। एंड द टेस्ट प्लान शुड बिगिन बाय स्टेटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। और उन ऑब्जेक्टिव से होगा क्या, वो ऑब्जेक्टिव्स को चाहिए कि देट शुड गाइड द मैनेजमेंट ऑफ टेस्टिंग, कि टेस्टिंग से क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से कब कब क्या चीज़ परफॉर्म की जाएगी, क्या द टेक्निकल एफर्ट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग, ताकि मैनेजमेंट की तरफ से ये प्रेशर ना आए कि इतना अर्सा हो गया है टेस्टिंग का फेज शुरू हुए, अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा। बिकॉज टेक्निकल एफर्ट अगर पता होगी कितनी चाहिए तो इस तरह क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे। इस्टेब्लिश टेस्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टेस्ट प्लान बनाना वुड मेक श्योर कि हमने टेस्ट केसेस की एग्जीक्यूशन को प्लान कर लिया है और हमने उसको स्केड्यूल भी कर लिया हुआ है कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ बंदे की तरफ से, फ़लाँ रिसोर्स की तरफ से ये वाला टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया जाएगा। टेस्ट प्लान शुड ऑल्सो एक्सप्लेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ईच टेस्ट, and it should also explain how the test will completely evaluate system function and performance and document, and the test plan should also document test input, specific test procedures and expected outcomes। ये भी एक टेस्ट प्लान का हम कहने के पार्ट हो सकता है। ये चीज़ हम इनमें से कुछ हिस्सा हम टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में भी डाल सकते हैं। Nonetheless, the standard does not dictate that which item should be part of a particular document. The standard only says that these contents should be there in the testing documentation। उसको हम किसी भी जगह पर डाल सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, लेकिन टेस्ट प्लान ने ये ज़रूर बताना है कि विच टूल्स आर नीडेड एंड दैट शुड बी यूज्ड फॉर दिस टेस्टिंग। टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में हमने कहा था उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि पता चल जाता है कि कौन से फीचर्स टेस्ट किए जाएंगे और किन टेस्ट केसेस की मदद से किए जाएंगे। यानी ग्रुप्स ऑफ टेस्ट केसेस जो एक पर्टिकुलर फीचर को टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक कॉरस्पॉन्डेंस चार्ट देखें जो नज़र आ रहा है, इससे हम पता चल जाता है कि हमने कौन से ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस किस पर्टिकुलर फीचर के लिए बनाए हुए हैं। यहाँ पे फीचर की जगह रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। रिक्वायरमेंट 2.4.1 इज जनरेट एंड मेंटेन डेटाबेस। सिंस रिक्वायरमेंट 2.4.2 है, फिर एक और रिक्वायरमेंट 2.4.3 है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेस्ट केसेस हैं। टेस्ट केसेस कुछ रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे पहले 5 टेस्ट केसेस जो हैं वो रिक्वायरमेंट 2.4.1 को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इन 5 के आगे एक क्रॉस लगा हुआ है जहाँ पर ये 2.4.1 के नीचे आ रहे होंगे। छठा टेस्ट केस जो है वो 2.4.2 को इस्तेमाल करने के लिए को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ। फिर सेल नंबर के लिए भी एक टेस्ट केस है, सॉरी सेल नंबर वाले के नाम से एक टेस्ट केस है। वाटर हाइट, कैनोपी हाइट, ग्राउंड कवर, परकोलेशन रेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो नंबर 6 से लेकर नंबर 11 तक के टेस्ट केसेस थे, ये रिक्वायरमेंट 2.4.2 के टेस्ट केसेस थे, इसलिए इन सब के आगे हमने क्रॉस लगा हुआ देखें। टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन हमारी मदद ये करती है कि उसमें पता चल जाता है कौन कौन से फीचर्स हमने इवेंचुअली टेस्ट करने हैं। इसमें सिस्टम जो सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान है उससे ज़रा सी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। फिर साथ ग्रुप्स बने नज़र आ गए हमें, ये ग्रुप्स ऑफ टेस्ट कैसे भी बने हुए होते हैं इस केस में। टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो उसको हमने दो की बजाय एक ही तरह से टेस्ट डिस्क्रिप्शन लिख लिया था, बजाय कि हम उसको टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन और टेस्ट प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन कहते हैं। हमने कहा दिस इज टेस्ट डिस्क्रिप्शन। टेस्ट डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि जी किस तरह से ये टेस्ट एग्जीक्यूट होंगे, क्या डेटा होगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। मसलन ये हमें एक एग्जांपल नज़र आ रही है जिसमें हम बता रहे हैं कि टेस्ट डिस्क्रिप्शन कैसी होती है। इनपुट डेटा के बारे में पहले लिखा जाएगा इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कि इनपुट डेटा विल बी प्रोवाइडेड बाय लिस्ट प्रोग्राम। द प्रोग्राम जनरेट्स रैंडमली अ लिस्ट ऑफ n वर्ड्स ऑफ alphanumeric characters. Each word is of length n. The program is invoked by calling
दिस रन लिस्ट n, m। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इनपुट डेटा आएगा कहाँ से, और दूसरा हमें नज़र आ रहा है कि हमने हमने किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हुए कौन से स्टेप्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है रन लिस्ट वाली कॉल्स के ज़रिए, इस रन लिस्ट की कॉल के ज़रिए हमारा प्रोग्राम टेस्ट होना शुरू हो जाएगा, और हम टेस्ट ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे होंगे टू टेस्ट दिस प्रोग्राम। उस टेस्ट ड्राइवर को कहेंगे कि जी वो ये चीज़ रन कर ले, लिस्ट n, m को कॉल कर ले, और आउटपुट जो होगी वो ऐसी जगह रखी जाएगी ताकि तमाम की तमाम आउटपुट जो विजिबल हो, इस किस्म का कोई शायबा ना रहेगा। यस, आउटपुट को एक्सपेक्टेड आउटपुट को चेंज किया गया है, एक्चुअल आउटपुट को चेंज किया गया है सिर्फ एक्सपेक्टेड से मैच करवाने के लिए। टेस्ट इन्फॉर्मेशन, अभी टेस्ट डेटा सेट जो दिया गया है, ये टेस्ट डेटा एग्जैक्ट क्या क्या होना चाहिए वो हमें नज़र आ रहा है। केस 1 से लेकर केस 6 तक हमें n और m की वैल्यूज दी गई हैं, और ये जो n और m की वैल्यूज़ हैं ये हमारे टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन बता रही है कि इन टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने के बाद इनके अगेंस्ट कोई एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही होगी, जो कि आगे जाके नज़र आएगा। हमें नज़र आ रहा है आउटपुट डेटा के अंदर, इफ 2 पैरामीटर्स आर यूज्ड द सॉर्टेड लिस्ट इज प्लेस्ड इन आउट बफर, अदरवाइज इट इज प्लेस्ड इन बफर। और सिस्टम मैसेज इस दौरान जो लॉग करते हुए हम देख रहे होंगे जो कि डेवलपर के एंड से सिस्टम मैसेज से वो भी नज़र आ रहे हैं साथ साथ कि सॉर्टिंग प्लीज़ वेट का मैसेज है, सॉर्टिंग कंप्लीट का मैसेज है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हमारी टेस्ट डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि टेस्ट डेटा मौजूद है बल्कि पूरा टेस्ट प्रोसीजर मौजूद है, वो तमाम स्टेप्स मौजूद हैं जो हमें करने चाहिए। तो टेस्ट डिस्क्रिप्शन हमें ये चीज़ें बता रही होती है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है टेस्ट डिस्क्रिप्शन की जिसमें तमाम स्टेप्स बता दी गई हैं, पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि जी कब हम क्या काम करेंगे। दिस इज़ set of actions which is used to test a particular field named as change field। तो उसके लिए एक GUI के फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए हमें पता चल रहा है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करने से हमारा पूरा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। इनमें तमाम स्टेप्स पर ये भी बताया गया है कि अब सिस्टम आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये सिस्टम क्या आउटपुट दे रहा होगा। तो इसमें ये नहीं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट भी मौजूद होगी और जो इनपुट वैल्यूज हैं वो भी मौजूद होंगी। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ टेस्ट डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं अगर कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो आपके पास एक टेस्ट ट्रांसमिटर रिपोर्ट है जिसको रिलीज नोट्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स मिल जाती है, दोज आइटम्स विच आर बीइंग ट्रांसमिटेड फॉर टेस्टिंग, वो किस वर्जन के हैं, कितने डिवीजन्स में हो चुकी हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये तमाम इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद होती है। एंड we also actually get to know the status of this particular module, this particular code fragment। वो ऐसा क्यों है, ये हमें इसलिए मिल जाता है कि उसका स्टेटस में हम ये लिख देते हैं कि क्या ये जो कोड सेगमेंट है ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि उसको बिहेव करना चाहिए था एज पर स्पेसिफिकेशन, या कुछ डेविएशन है। कुछ डेविएशन को नोट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि डेविएशन क्यों आ रही होंगी। फिर देर आर अप्रूवल्स। अप्रूवल्स से क्या मुराद है? अप्रूवल से मुराद है कि उन लोगों के नाम या कॉन्टेक्ट्स जिन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रांसमिटल रिपोर्ट इस पर्टिकुलर आइटम को ये समझ लिया था कि हाँ जी ये टेस्टिंग के लिए रेडी आइटम है। तो टेस्ट आइटम जिन लोगों ने अप्रूव किया फॉर टेस्टिंग उनके नाम भी साथ ही हम अपनी इस कैटेगरी में डाल देते हैं। अगला जो हमारा डॉक्यूमेंट कंटेंट है वो टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट है, इसको बग रिपोर्ट भी कहते हैं। इसमें आमतौर पे क्या किया जाता है, एक समरी ऑफ द इंसिडेंट लिख दी जाती है जो इंसिडेंट हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने स्लेट पर क्विज क्रिएट करने की कोशिश की और क्विज क्रिएट नहीं हुआ, मैं वो समराइज़ कर दूंगा और मैं डिटेल्स इस तरह से दूंगा कि ये चीज़ रिप्रोड्यूस की जा सके। जस्ट रिकॉल कि रिपीटेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि फॉलो किया जाना चाहिए, जो कि ज़रूरी होता है व्हेन परफॉर्मिंग स्क्रिप्टेड टेस्टिंग। तो डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस की कि क्या इनपुट थी, वो इनपुट डिस्क्राइब करूंगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या थे, एक्चुअली क्या है,
और मैं किस इन्वायरमेंट में बैठा हुआ ये टेस्ट कर रहा था, ये चीज़ें लिखी जाएंगी। और मैंने कितनी अटैम्प्ट्स टू रिपीट कोशिश की है चलाने की, इस टेस्ट केस को बार बार रिपीट करने की कितनी अटैम्प्ट्स की हैं। तो इसमें पूरी समरी इस तरह से दी जाएगी कि हमारा ये टेस्ट केस रिपीटेबल हो, रिप्रोड्यूसिबल हो, नेक्स्ट टाइम एज इट इज़ चल जाए। साथ साथ टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट में इम्पैक्ट एनालिसिस के बाद कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का टेस्ट प्लान पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या हमारा टेस्ट प्लान चेंज करना होगा। हो सकता है इस इंसिडेंट के बाद हमें कुछ चेंजेस करनी पड़े, उन चेंजेस की वजह से हमारे टेस्टिंग का प्लान भी अफेक्ट हो रहा हो, ये टेस्ट प्रोसीजर इफेक्ट हो रहे हो। तो ये भी हमारे टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर हमने अपने इम्पैक्ट वाला एस्पेक्ट भी डालना होता है। आखिरी जो दो हैं उनको मैं एक ही स्लाइड में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आखिरी दो डॉक्यूमेंट्स हैं टेस्ट लॉग एंड समरी। तो टेस्ट लॉग एंड समरी में टेस्ट लॉग में सब डिस्क्रिप्शन डाल दी जाती है, जो जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, उनके बारे में बता दिया जाता है। और फिर बताया जाता है कि कौन कौन से आइटम्स टेस्ट हो रहे हैं, किस एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट हो रहे हैं, उनका कोई अगर इवेंट हुआ है उस इवेंट की बिगनिंग एंड एंडिंग, स्टार्टिंग एंडिंग डेट एंड टाइम क्या थे। और साथ एक बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर लॉग के तहत अगर कोई चीज़ देखनी है तो किस इंसिडेंट रिपोर्ट आइडेंटिफायर को देखा जाए, किस इंसिडेंट रिपोर्ट को देखा जाए इस पर्टिकुलर लॉग के अगेंस्ट। इवेंचुअली हमारी पूरे टेस्ट डेटा की समरी होती है जिसमें हम बता रहे होते हैं कि ओवरऑल हमारी टेस्टिंग कैसी गई है, वो सक्सेसफुल रही है या नहीं रही है, कितने टेस्ट केसेस जो थे उन्होंने एरर डिस्कवर किए हैं, कितने एरर डिस्कवर करने से रह गए हैं, एंड सो ऑन। डॉक्यूमेंट्स का तो हमने किसी हद तक इंट्रोडक्शन ले लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे बन रहे होते हैं। हम ज़रा सा देख लेते हैं कि इस अप्रोच को इस्तेमाल करने के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या इस अप्रोच के इटसेल्फ क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज हमें नज़र आता है डिवीजन ऑफ लेबर का, यानी हमने टेस्ट केस डिज़ाइन करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले लोग अगर अलग अलग हैं तो इन दोनों को हम अलग अलग काम दे सकते हैं उनकी स्पेशलिटी की बेस पर। Similarly, integration of test design techniques such as boundary value analysis, equivalence class testing, ये सब के सब एक फॉर्मल प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग के अंदर आ जाते हैं। अगर हम सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहे हो तो हम इन तमाम टेक्निक्स को एम्प्लॉय किया हुआ होगा हमने, और ये तमाम टेक्निक्स हमारे पूरे फॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगी। अब इसकी वजह से होगा क्या कि क्योंकि हमें काफ़ी सारे टेस्ट केस लिखे हुए होंगे, बल्क ऑफ टेस्ट केस बहुत ज़्यादा होंगे, तो हमारी कवरेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स बड़ी अच्छी होगी। तो स्क्रिप्टेड टेस्टिंग वजह से इट इज़ पॉसिबल कि हम गुड कवरेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स करें। फिर हमारे टेस्ट केस रिपीटेबल होंगे, जिनको ना सिर्फ रिपीटेबल होंगे बल्कि कोई भी उनको एग्जीक्यूट कर सकता होगा, इतना कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता होगा कि हम उसको वेरी इजीली ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो अगर स्क्रिप्टेड टेस्टिंग होगी तो ये इस तरह की टेस्टिंग हम क्योंकि इसमें टेस्ट केस एक अच्छे लेवल ऑफ डिटेल पे लिखे गए होते हैं, वो रिपीटेबल टेस्ट केसेस होते हैं। तो एक तो उसके लिए बहुत स्किल्ड, अगर ना भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हो टेस्टिंग की, तब भी वो रिपीटेबल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं और इवन ऑटोमेट किए जा सकते हैं इजीली। तो इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेशन का बड़ा रोल रहेगा। हमें ऑटोमेटेड टूल्स बीच में इस्तेमाल करने चाहिए। अब हम चाहे वाटरफॉल इस्तेमाल कर रहे हो या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में चल रहे हो, हमें ये ऑटोमेशन हमारी मदद करेगी। फिर हमें प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ समझने को मिलता है यूजिंग दिस अप्रोच अर्लियर, बिकॉज दिस अप्रोच सजेस्ट कि हम अर्लियर इन द लाइफ साइकिल टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ शुरू कर दें। इसका मतलब है कि अर्ली डिज़ाइन ऑफ टेस्ट केसेस हमने करना शुरू कर दिया होगा। अर्ली डिज़ाइन ऑफ टेस्ट केसेस इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट होगा तो इसका तो हमें प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चल सकती हैं जो शायद वैसे पता ना चलती। तो कुछ एडवांटेजेस हैं, बट देयर आर अ फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक आल्सो, दिस अप्रोच आल्सो, जिनमें हम कहते हैं कि पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर रिक्वायरमेंट्स अच्छी नहीं लिखी गई तो स्क्रिप्टेड टेस्टिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकेगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स को ही देख कर इसने चलना है। फिर ये अप्रोच इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। ये जिस तरह से वाटरफॉल को कहा जाता है कि बड़ा स्ट्रिक्ट है, तो ये अप्रोच भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि इसमें जो कुछ प्लान किया गया है बस वही किया जाएगा, उसके हटके कोई काम शायद करना इतना आसान नहीं होगा। अगर करना हुआ तो हमें प्लान अपडेट करना पड़ेगा।
तो बाज़ का होता ही है कि टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट देखते हुए समझ आती है कि अच्छा ये एक ऐसा बिहेवियर शो किया है सिस्टम ने कि इसके बदले में हमें 3-4 काम और इस सिस्टम के देख लेने चाहिए, 3-4 फंक्शनैलिटीज़ को और ऑब्जर्व करना चाहिए, 3-4 एक्टिविटीज़ और परफॉर्म करके चेक करना चाहिए। लेकिन अगर वो पार्ट ऑफ द प्लान नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकेंगे इस टेक्निक को इस्तेमाल, इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए। इस अप्रोच को इस्तेमाल करने में जो फ्लेक्सिबिलिटी का लैक है उसकी वजह से हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे, तो हम प्रॉबली कुछ डिफेक्ट्स ओवरलुक कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस टेक्निक, इस अप्रोच के। तो आज हमने अपनी जो एक अप्रोच टुवर्ड्स टेस्टिंग देखी वो देखी कि स्क्रिप्टेड टेस्टिंग है, जिसमें शुरू से प्लानिंग करते हुए शुरू से ही हम टेस्ट केस से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं और प्रोजेक्ट के ख़त्म होने तक हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते जा रहे होते हैं। शुरू में टेस्ट केस डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ होती हैं और उसके बाद वो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन की एक्टिविटीज़ आती हैं और फिर रिजल्ट्स और उसके एनालिसिस की एक्टिविटीज़ आती हैं। हमने इस अप्रोच के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी देखी हैं आज के लेक्चर के अंदर। अब ये जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वाला एस्पेक्ट है कि वी कैन नॉट परस्यू एन इंसिडेंट रिपोर्टेड इफ दैट द पास टू परस्यू द इंसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान। यहाँ पर काफ़ी सारे डिफेक्ट्स मिस हो सकते हैं, तो हम क्या कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसे अप्रोच भी ले सकते हैं जिसमें हम एक इंसिडेंट के आने के बाद किसी दूसरे इंसिडेंट को स्टडी करें, फिर उसके बाद किसी तीसरे इंसिडेंट को स्टडी करें और हमारे टेस्ट केसेस इस तरह सीक्वेंस में खुद ब खुद डिज़ाइन होते जा रहे हों कि पहले हमने एक काम किया, उसकी रिजल्ट की बेस में एक और टेस्ट केस डिज़ाइन किया, फिर अगला काम किया, फिर उन रिजल्ट्स की बेस पे एक और टेस्ट केस डिज़ाइन किया। ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इस तरह की चीज़ को एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कहते हैं।